हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले पे। तो आज हम पीवाईक्यू की सीरीज में 2024 एएससी का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2025 का पीवाईक्यू सॉल्व किया है, आप उसे भी देख सकते हैं और ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि पेपर पैटर्न 2025 और 24 में किस तरीके से चेंज हुआ है और क्वेश्चंस किस तरीके से सिमिलर हैं या पैटर्न उनका किस तरीके से बदल रहा है। तो उससे आपको इस बात का अंदाज़ा होगा, तो आप उसे ज़रूर देखिए। अब और अगर आपको कोई परेशानी है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको कोई दूसरा कोई वीडियो आ रहा है तो उसका आपको पता चले। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की सीरीज में। तो आज का पहला क्वेश्चन ये स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन है, The 18th and 19th century were dominated by the writings of European scholars, usually referred to Orientalists or Indologists, although they often describe themselves as। ये क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देख सकते हैं। तो हम इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में लेखन में यूरोपीय विद्वानों का प्रभुत्व था, जिन्हें आमतौर पर ओरिएंटलिस्ट या इंडोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता था, यद्यपि वे खुद को अक्सर इस रूप में वर्णित नहीं करते थे। तो हमारे ऑप्शंस हैं, वो उन्हें अपने आप को किस रूप में वर्णित करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट, एंटीक्वेरियंस, एपिग्राफिस्ट और एनालिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट एक टर्म है जो हम यूज करते हैं कोई भी स्कॉलर्स, ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो ईस्ट के कल्चर या हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, वो ओरिएंटलिस्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी एंटीक्वेरियंस। इसका करेक्ट आंसर है एंटीक्वेरियंस, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The next question is, the term classical Sanskrit refers to the language its rules were codified by। अब मैं अभी आपसे कह रही थी कि हमारे जो पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से सिमिलर है। तो अगर आपने क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो ऐसा ही एक क्वेश्चन उसमें भी था। क्वेश्चन पूरा सेम नहीं था, मतलब बिल्कुल जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे नहीं था, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर, वो इसी से रिलेटेड बात कर रहा था। तो क्लासिकल संस्कृत से रिलेटेड कौन है, पाणिनि, सेज वशिष्ठ, अश्वघोष या भास। तो इसका करेक्ट आंसर है पाणिनि, जिनका एक फेमस बुक है जिसमें उन्होंने कोडिफाई किया है संस्कृत को, अष्टध्यायी। मैंने उस क्वेश्चन पेपर में ये भी बताया था कि अष्टध्यायी के ऊपर एक महाभाष्य करके पतंजलि ने कमेंट्री भी लिखी है। ये बुक महाभाष्य पतंजलि का है जो कि कमेंट्री है अष्टध्यायी पर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से रिपीट भी होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय भास। हमारे ऑप्शंस हैं पंचरात्र, दूत वाक्य, सौंदरानंद, स्वप्नवास वत्ता। तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सौंदरानंद, क्योंकि ये भास की रचना नहीं है। सौंदरानंद भास की रचना नहीं है। पंचरात्र भास की रचना है, दूत वाक्य और स्वप्नवास वत्ता सौंदरानंद अश्वघोष की एक रचना है। ये क्वेश्चन भी 2025 के क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है और मैं वहां बताई थी कि अश्वघोष की रचना सौंदरानंद का पे बुद्ध चरित्र उन्होंने लिखा है और सरिपुत्र प्रकरण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, The Jain Purans are hagiographies of Jain saints known as Tirthankars. The Shwetambaras call them। हम इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। जैन पुराण तीर्थंकरों के रूप में ज्ञात जैन संतों की जीवनी है, श्वेतांबरा उन्हें कहते हैं। तो अगर आप जानते हैं श्वेतांबर, जो कि जैन का एक सिज्म है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दूसरा स्प्लिट जो हुआ है वो दिगंबर है। तो श्वेतांबर जैन पुराण जो तीर्थंकों के संतों के जो जीवनी है उनको वो चरित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चरित्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द जातक
The Jataka's stories of previous births of Buddha are one of the 15 books of. तो जो जातक हैं, जो बुद्धा की मतलब पिछले जन्मों की कहानियां हैं, वो किसका पार्ट है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, दीघ निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय शुद्ध पिटक का एक पार्ट है। अगर आप पिटक जानते हैं, पिटक, तो 3 पिटक है, त्रिपिटक, जिसमें 3 कौन कौन से? एक तो सुत पिटक हो गया, एक हमारा विनय पिटक और एक अभिधम पिटक। और ये तीनों पिटक से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता ही है, तो इन पे भी आप जरा ध्यान दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Within the Vedic corpus as a whole, which of the following are considered as the oldest? तो अगर हम देखें हिंदी में, समग्र वैदिक कोश के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना माना जाता है? तो ऑप्शंस हैं बुक 1 to 9 ऑफ ऋग्वेद संहिता, सेकंड ऑप्शन है बुक्स 2 to 7 ऑफ ऋग्वेद संहिता, और ऑप्शन नंबर थर्ड है बुक्स 1 to 6 ऑफ ऋग्वेद संहिता, ऑप्शन नंबर 4 है बुक 10 ऑफ ऋग्वेद संहिता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो सेकंड से 7 तक जो ऋग्वेद की बुक्स हैं, वो ही उनको ही ओल्डेस्ट माना जाता है, वो ही ओल्डेस्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस फूड एट पल्वम नियर मद्रास वाज, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फूड जिन्होंने पल्वम यानी मद्रास के पास जो पल्वम एक साइट है, वहां से जो टूल डिस्कवर किया था, तो क्या था? क्लीवर, पेबल टूल, चॉपर या हैंडेक्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूड ने पल्वरम से हैंडेक्स को पाया था। इसके बाद ये, और क्योंकि ये सबसे पहला टूल उनको यही मिला था, उसके बाद सितंबर 1863 में उनको अतिरपक्कम ये भी मद्रास में ही है, वहां से उनको और टूल्स मिले थे। फिर 1864 में उनको पल्वरम से और टूल्स मिले थे, लेकिन सबसे पहले उनको हैंडेक्स मिला था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following ages or eras from Cenozoic or age of mammals, यानी कि इनमें से कौन सा एज या एरा उसको सीनोजोइक एज या एज ऑफ मैमल्स कहते हैं? तो अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे, जीटीएस जिसको बोलते हैं, उसमें अर्थ को उसके रॉक के टाइम के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रॉक टाइम के बेस पे, रॉक रिकॉर्ड के बेस पे अर्थ को टाइमिंग्स में स्प्लिट किया हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 इयोन्स हैं और 10 इराज हैं, 22 पीरियड्स हैं और इपोथ्स हैं। अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे, कभी इस पे एक लेक्चर भी देख लिया जाएगा, तो आपको पता चलेगा। तो उसी में से एक सीनोजोइक एज है जिसको एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं, तो वो इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4, टर्शरी एंड क्वार्टनरी, ये इससे रिलेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। The 3-age system, the idea that there was an age of stone tools followed by one dominated by those of bronze and then of iron put forward by। तो इसमें कह रहा है कि जो त्रियुग प्रणाली है, ये विचार की प्रस्तर औजारों का एक युग था, जिसके बाद कांस्य युग और फिर लोहे
के प्रभुत्व का युग आया, इसके इनके द्वारा रखा किनके द्वारा रखा गया था? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, पीएफ सम एंड क्रिश्चियन थॉमसन, जॉन लुबक एंड जैकब बोर्से, जॉन मार्शल एंड अलेक्जेंडर कनिंगम, और फोर्थ ऑप्शन है एडवर्ड लेटार्ट और जैकब बोर्से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पीएफ सम एंड क्रिश्चियन थॉमसन। इन्होंने एज को किस 3 पार्ट्स में, मतलब स्टोन एज को टूल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था, 3 सिस्टम दिया था, जिसमें वो पहले स्टोन एज, फिर ब्रोंज एज का बात करते हैं, और फिर आयरन का। उसी तरीके से जो लेटरेट का, ये एडवर्ड लेटरेट जो है, इन्होंने 1970 में पैलेलिथिक एज को, पैलेलिथिक को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये जो हम डिवीजन पढ़ते हैं लोअर, मिडल एंड अपर का, ये डिवीजन इन्होंने ही दिया था, लोअर, मिडल एंड अपर, लोअर पैलेलिथिक, मिडल पैलेलिथिक एंड अपर पैलेलिथिक। बट इसका करेक्ट आंसर है पीएफ सम एंड क्रिश्चियन थॉमसन, जिन्होंने 3 सिस्टम दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अब क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन, मतलब कालक्रम के अनुसार हमको जो लगाने होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो आप टाइम लाइन तो एक तरीके से सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिस्कवरी ऑफ मॉनसून, फाइनल कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर, द बिगिनिंग ऑफ मेगालिथिक कल्चर, द चोलास, री-एमर्जेंस ऑफ द चोलास एज री-एमर्जेंस ऑफ पावर। इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर हम देखें तो सबसे पहले है सी, यानी कि द बिगिनिंग ऑफ मेगालिथिक कल्चर। उसके बाद ए, डिस्कवरी ऑफ मॉनसून। उसके बाद बी, यानी कि फाइनल कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर। और उसके बाद डी, मतलब द चोलास रीमर्ज एज इम्पोर्टेंट पावर। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर CABD, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अगेन एक क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है, एंड द ऑप्शंस आर A is mature Harappan culture, B use of rice in Lothal, C earliest culture settlement in Baluchistan, D pre-Harappan settlements in Cholistan, Pakistan। तो इसको अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट earliest agriculture settlement in Baluchistan, then pre-Harappan settlement in Cholistan, Pakistan, then mature Harappa culture, and last use of rice in Lothal। So इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो CDAB, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अरेंज द पांड्या रूलर्स ऑफ मदुरई इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें पांड्या रूलर्स के नेम दिए हुए हैं, राजसिम्हा फर्स्ट, अरिक केसरी, कडुंगन और रणधीरा। तो इनको हम अगर अरेंज करेंगे क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग, हम इनको अरेंज करेंगे तो इसमें सबसे पहले आएंगे कडुंगन, फिर अरिकेसरी, फिर रणधीरा और थर्ड, और फिर राजसिम्हा। इसका मतलब CBDA, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Arrange the following in chronological order. The British succeeded in transferring many of Indian coins to private and public collection in Britain. B. The correct coins contain a few symbols. C.
The Indo-Greek coins were found around Afghanistan. D. The post-Gupta coin depict decline of trade and commerce. तो इसमें अगर इसको हम chronologically अरेंज करेंगे तो इसमें फर्स्ट है the earliest coins contain a few symbols. फिर the Indo-Greek coins were found in around Afghanistan. D. The post-Gupta coin depict decline of trade and commerce. And A. The British succeeded in transferring many Indian private and public. तो आप इसे देखेंगे तो आप देखेंगे इंडो ग्रीक्स, मतलब टाइमलाइन आप वैसे भी इंडो ग्रीक्स पहले थे, फिर ये तो सबसे पहले अर्लीस्ट कॉइन मतलब सबसे पहली बात हो रही होगी, फिर इंडो ग्रीक्स आते हैं, पोस्ट गुप्ता और ब्रिटिश तो बहुत बात की बात है। तो अगर आपको वैसे भी नहीं पता है तो आप सीधे देखकर, मतलब इजी क्वेश्चन है, आप अरेंज कर लेंगे। तो बी सी डी ए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Again a chronological question. Arrange the following in chronological order. ऑप्शन है, वेट लेट मी चेक, आपको दिख रहा है? ओके इसमें ए है एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, सी द गुप्ता इंस्क्रिप्शन फ्रॉम अलाहाबाद, डी मूसिक वंशा बाय अतुल। सो इनको अगर क्रोनोलॉजिकली हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य, एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बाय खारवेल, जो खारवेल से रिलेटेड है अगर आप जानते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। थर्ड द गुप्ता इंस्क्रिप्शन फ्रॉम अलाहाबाद, एंड फोर्थ गुप्ता इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद समुद्रगुप्त से जो रिलेटेड है, प्रयाग प्रशस्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद से, एंड द फोर्थ मूशिक वंशा बाय अतुल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए बी सी डी, देन ऑप्शन नंबर 1। ना क्वेश्चन फ्रॉम मैचिंग। सो आप देखेंगे कि एक तरफ बुक्स हैं, विक्रमोर्वशीयम, काव्यालंका, किरात अर्जुनीय, काव्यदर्श, और दूसरी तरफ उनके लेखक भारवी, कालिदास, दंडिन और बहामा। तो इधर विक्रमोर्वशीयम, ये आप जानते होंगे कि कालिदास की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। फिर काव्य अलंकार, इसको ये है फोर्थ, बहामा ने लिखा है। और क्रात अर्जुनीय, ये भारवी की एक रचना है। और काव्यदर्श दंडिन। तो अगर आप देखेंगे तो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। what are true about Mesolithic rock paintings in India? इसमें ए है the first rock paintings in India were discovered by ACL Carlyle. The Bhimbetka painting have not been studied by V.S. Wakankar. At most Mesolithic rock art sites, animals dominate the scenes. No snakes are depicted. And Indian Mesolithic rock painting. तो अगर हम देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए द रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया वर डिस्कवर्ड बाय एसीएल कार्लाइल, तो ये तो सही है कि कार्लाइल ने ही डिस्कवर किया था फर्स्ट पेंटिंग। द भीमबेटका पेंटिंग हैव नॉट बीन स्टडीड बाय वीएस वाकंकर। अब यहाँ जो नोट वर्ड आता है ये कुछ समझ आता है क्योंकि वीएस वाकंकर ने ही इन भीमबेटका पेंटिंग्स का खोज किया था, तो मतलब ये गलत है, यानी ये गलत। At the most Mesolithic rock art site, animals dominate the scenes, तो ये सही है। हमको एनिमल्स की पेंटिंग बहुत ज़्यादा मिलती है। नो स्नेक्स आर डिपिक्टेड इन इंडियन मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग, ये भी सही है, स्नेक्स का डिपिक्शन नहीं है, यानी ए सी डी, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
So the question is, the later Vedic text and the PGW cultures led to the mid Ganga Valley, whereas the Rig Veda primarily pertains to. तो ये कह रहा है कि जो PGW कल्चर है या वैदिक टेक्स्ट है वो गंगा वैली से रिलेट करता है. PGW कल्चर यानी पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, चित्रित दूषित मृदभांड वाला कल्चर. एंड द ऋग्वेदा प्राइमरली पढ़ी. तो ऋग्वेदा इनमें से कौन से रिवर से रिलेटेड है? तो द सरस्वती, द हाकरा, द रावी, द इंदस. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, द इंदस. अगर आप देखेंगे तो सिंधु नदी का ऋग्वेद में उल्लेख भी बहुत ज्यादा है. तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, द इंदस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. The question is, the guardians of sacrifices horse in Ashmed were drawn from. क्वेश्चन हिंदी में भी देख लेते हैं एक बारी. अश्वमेध में बलि के घोड़े, अश्वमेध में बलि के घोड़े के रक्षक निम्न में से लिए जाते थे. अब आपने यज्ञ पढ़े होंगे, राजसूय हो गया, अश्वमेध यज्ञ, ऐसे यज्ञ होते थे. तो इसमें ये कहता है कि क्योंकि अश्वमेध यज्ञ घोड़े से रिलेटेड है, यहाँ पे कोई भी शासक जब अश्वमेध यज्ञ करता था वो घोड़ा छोड़ता था ताकि वो अपनी सोवर्निटी एस्टेब्लिश कर सके. तो जो भी उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसका मतलब होता था कि वो उससे शासक को चुनौती दे रहा है कि वो उसकी सोवर्निटी नहीं मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको उससे युद्ध करना होता था. तो ये जो अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़े छोड़े जाते थे, इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, रत्निन, विस्पति, महिषी के रिश्तेदार या ग्रामीणी, तो इनमें से कौन लोग उस घोड़े के रक्षक होते थे? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, रत्निन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19. In the south around 6th century AD, the known Brahman villages were called. यानी कि साउथ में 6th सेंचुरी के अराउंड जो नॉन ब्राह्मण विलेजेस होते थे उनको क्या कहते थे? उर, वेलनवाकी, करलात या ब्रह्मदे. सो इसमें करेक्ट है आंसर ऑप्शन नंबर 2, वेलनवाकी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. Question is, who was the chief deity of ancient Tamils? The options are Murugan, Indra, शिवा और विष्णु. सो मुरुगन आप जानते हैं किनको कहते हैं? कार्तिकेय को. या वेट, हम किसको कहते हैं? मुरुगन कार्तिकेय को कहते हैं, द सन ऑफ शिवा. तो जो एंशियंट तमिल्स हैं उनके चीफ डीटी कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुरुगन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. वेट, क्वेश्चन नंबर 21. Question is, important aspect of Harappan trade were: A, two-wheeled carts were an important mode of transport. B, several routes of trade and commerce connected the various parts of Harappan zone. C, the Kheti deposit of Rajasthan were not an important source of copper. D, the use of horses seem to have been very minimal. तो इसका अगर हम देखें तो टू व्हील कार्स were an important mode of transport, so correct है, ऐसा था. Several routes of trade and commerce connected the various parts of Harappa culture zone. Even this is correct. The Kheti deposit of Rajasthan were not an important sources of copper. तो अगर आप देखेंगे अब नोट फिर यहाँ दिक्कत कर रहा है. तो यहाँ पे कॉपर का सोर्स है, खेती डिपोजिट जो राजस्थान है वहां से हमको कॉपर का बहुत बड़ा सोर्स है, जबकि यहाँ नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन में नोट मिस कर जाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप इस नोट वर्ड का तो बहुत ही ध्यान दीजिए. तो एक गलत है, सही नहीं है. द अदर ऑप्शन, द यूज ऑफ होर्स सीम टू हैव बीन वेरी मिनिमल, सो दिस इज करेक्ट. अगर हम देखेंगे हड़प्पा में होर्सेस का तो मतलब नाम मात्र ही एक तरीके से देख रहे हैं. तो द आंसर इज ए बी डी. ए बी डी यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. Let's move to the next question. Identify the correct statements.
अब अगर देखेंगे आप तो स्टेटमेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर पैटर्न को आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो इट इज़ नॉट टोटली मतलब फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है। तो आप ऐसा मतलब लाइक कीजिए कि हमको अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है आपको ध्यान देना पड़ेगा, मतलब डाटा भी आपको चाहिए, लेकिन ऐसे अगर फैक्ट्स अगर आपको नहीं पता है ये सब चीज़ें भी, अगर आप बातों पे सब पे ध्यान नहीं देंगे तो ये फैक्ट मतलब ये जो क्वेश्चंस है स्टेटमेंट रिलेटेड आप गलत कर जाएंगे। तो अब इसमें ए है, Gupta kings assumed imperial titles such as Maharaja Dhiraj. They also connected themselves with gods through epithets such as Param Devta, the foremost worshipper of the gods. The Allahabad Prashasti describes Samudgupta as a common man. Some historians suggested that Gupta kings claimed divine status. तो अगर हम देखेंगे गुप्ता किंग assumed imperial titles such as महाराजा धीराज, तो ये करेक्ट है क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम वो पहले शासक थे गुप्ता मतलब ऐसे जिन्होंने ये टाइटल लिया था। फिर they also connected themselves with the gods through epithets such as परम देवता। तो अगर आप देखेंगे गुप्ता में ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स बहुत लिए गए हैं, तो परम देवता तो ऐसे टाइटल्स उन्होंने लिए हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति डिस्क्राइब समुद्रगुप्त एज अ कॉमन मैन, तो ये गलत है, कॉमन मैन नहीं है। उसमें उस इलाहाबाद प्रशस्ति यानी कि प्रयाग प्रशस्ति भी जिसे कहते हैं, उसमें उनका महिमा मंडन किया गया है हरिशेन के द्वारा। तो उनको एक कॉमन मैन की तरह तो बिल्कुल नहीं दिखाया गया उनको। उनका नारद और मतलब उनको एक कवि भी कहा गया और उनको नारद जैसे मतलब मुनि के साथ भी कंपेयर किया गया, तो उनको कॉमन मैन तो बिल्कुल नहीं दिखाया गया, तो ये गलत है। अगर आप सीधे स्टेटमेंट को भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये गलत है। तो आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्वियसली बाकी तो करेक्ट होंगे। तो सम स्टोरी सजेस्ट दैट गुप्ता किंग्स क्लेम डिवाइन स्टेटस, सो यस ये भी करेक्ट है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए बी डी, मींस ए बी डी यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एक मिनट, identify the correct statements. A, in 1921 D.R. Sayani executed Harappa. B, in 1921 Marshall executed Mohenjo-daro. C, in 1931 Marshall executed Mohenjo-daro. D, in 1940 Worth executed Harappa. So आप देखेंगे तो ये दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो ऑब्वियस है कि इनमें से एक ही करेक्ट होगा। तो मतलब ए डी तो करेक्ट है ही, ए डी तो करेक्ट है ही। तो सो हमको पता है कि 1921 में मार्शल ने एक्सकवेट नहीं किया था, 1931। सो ए सी डी, बी इज इनकरेक्ट, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए सी डी। तो अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो 1921 में वैसे 1921 में डॉक्टर मार्शल के अंडर पे डी आर साहनी ने एग्जीक्यूशन किया था हड़प्पा का। और 1931 में मार्शल ने उनका बुक रिलीज हुआ था, पब्लिश हुआ था, मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन। तो ये 1931 का उनका बुक है जो तभी पब्लिश किए थे। तो 1921 में तो रिलेटेड नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमको देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा मतलब ज्यादा रिलेट कर रहा है, ज्यादा क्लोज है, तो हम उसको टिक करते हैं। तो एक्सकेवेशन जैसा तो नहीं पता, लेकिन हाँ उनका बुक पब्लिश हुआ था 1931 में। और 1921 में डियर साहानी ने उनके अंडर एक्सकेवेट किया था हड़प्पा को। सो इसमें बहुत क्लोज अगर हम देखें तो ए सी डी ही करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द करेक्टली पेयर्ड स्ट्रक्चर एंड देयर लोकेशन। आजीविका हॉल, नागार्जुन हिल, बिहार। आजीविका हॉल, नागार्जुन हिल, महाराष्ट्र। सी, कार्ले केव्स, वेस्टर्न घाट्स। और डी, रानी गुम्फा और उड़ीसा। तो आप फिर देखेंगे तो ये दोनों ऑप्शंस कॉन्ट्रडिक्शन में, मतलब कोई एक ही सही हो सकता है। तो मतलब बाकी दो तो करेक्ट होंगे ही, क्योंकि कार्ले केव्स वेस्टर्न घाट्स में है, रानी गुम्फा उड़ीसा में। तो आजीविका हॉल जबकि हमारा
वही जीविका हॉल हमारा बिहार में है, ना कि महाराष्ट्र में। तो इसका मतलब हमारा ACD ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैचिंग से क्वेश्चन है। द पांड्या किंगडम, B peasant state and society in medieval South India, C South Indian polity, D political geography of Chola country। तो ये बुक्स के नाम हैं। दूसरी तरफ इनके ऑथर्स हैं, वाई सुब्रमण्यलु, टीवी महालिंगम, बर्टनस्टाइन, के नीलकंठ शास्त्री। तो अगर हम देखेंगे तो ए द पांड्या किंगडम, नीलकंठ शास्त्री का बुक है। बी पीजेंट स्टेट एंड सोसाइटी इन मिडिवल साउथ इंडिया, सो ये हमारा बर्टनस्टाइन का बुक है। सी साउथ इंडियन पॉलिटी, टीवी महालिंगम का बुक है। और पॉलिटी ज्योग्राफी ऑफ चोला कंट्री, वाई सुब्रमण्यलु का बुक है। सो अगर हम देखेंगे 4 3 2 1, सो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। बुक्स एंड ऑथर्स भी आप जरूर याद कीजिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये भी एक मैचिंग से क्वेश्चन है। तो ए कटामाई, बी कुटीमाई, बी वेट्टी, डी पुरावृत्ति वरित तिनाई कलाम। ये टर्म्स हैं जो, और इनकी दूसरी तरफ मीनिंग्स एक तरीके से दिए हुए हैं। तो अगर हम देखेंगे तो कटामाई ये हमारा लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड टर्म है। बी कुटीमाई ये ऑक्यूपेंसी ड्यूज इससे रिलेटेड टर्म है। सी वेटी इसका मतलब है कंपल्सरी लेबर सर्विस। एंड द फोर्थ वन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सो अगर हम देखेंगे तो आंसर इज 3 4 1 2। सो हमारा 3 4 1 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A lion capital, B elephant capital, C quadruple lion capital, D bull capital। एंड ये सिंबल्स हैं या फिर ये जो डिपिक्शन है जो दूसरी तरफ ये कहाँ से हमको मिलता है, सांची, वैशाली, रामपुर व संकिसा। तो अगर देखेंगे ए लोयन कैपिटल वैशाली, बी एलिफेंट कैपिटल संकिसा, और ये यानी कि जो चार जो लोयन है कैपिटल जो है वो हमको कहाँ से मिलता है, ये तो सभी जानते होंगे, सांची से। बुल कैपिटल रामपुर व, यानी कि अगर ऐसे शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं इसको इरेज करके इधर लिख देती हूँ ABCD। तो लॉयन कैपिटल हमारा वैशाली, ए एलिफेंट कैपिटल सांची, बी क्वाड्रुपल लॉयन कैपिटल सांची, और ये बुल कैपिटल डी रामपुरवा। तो CADB। सो हम अगर ओ सॉरी आपको वैसे समझ नहीं आएगा, तो हमारा अगर देखें तो सेकंड फोर्थ 1 3, सेकंड 4 1 3, तो इसका मतलब हमारा सेकंड ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। द इलाहाबाद प्रशस्ति, वेट मे बी आपको दिखे ना, द इलाहाबाद प्रशस्ति इज इन मिक्स्ड प्रोज एंड वर्स। दिस स्टाइल इज नोन एज चंपू काव्य, माधुर्य, डायलेक्ट, गद्य प्रोज और पद्य वर्स स्टाइल। अब इलाहाबाद प्रशस्ति की आप अगर 2025 का क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा जरूर उसको, तो आपको पता चलेगा कि इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। मैं वो बता रही थी कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो इलाहाबाद प्रशस्ति
वो एक मिक्स्ड है, प्रोज और वर्स। प्रोज वर्स यानी गद्य पद, यानी कि जो एक तरीके से गद्य में भी लिखा गया है और पद में भी, उसको चंपू शैली, चंपू काव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये। वैसे अगर इसका भाषा का बात करें, लैंग्वेज का बात करें इस इंस्क्रिप्शन का, तो संस्कृत में है। और इसे लिखा किसने है? हरिसेन ने, जो कि कॉर्ड पोइट थे समुद्रगुप्त के। और इस ये किस किस किंग से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन जो हम 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, उसमें यही पूछा था किस किंग से रिलेटेड है। तो ये 4 राजा हैं जिनसे रिलेटेड है। एक समुद्रगुप्त, अशोक, अकबर और जहांगीर। 2 मिडिवल के रूल है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 चंपू काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following text reflect the transmission of Hellenistic astronomical ideas into India? इसका क्वेश्चन को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारत के हेलेनिस्टिक खगोलीय विचारों के संरक्षण को दर्शाता है? कि मतलब हेलेनिस्टिक कौन सा ऐसा कोई ग्रंथ है जिसमें भारतीय खगोल विचार भी हमको देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन है सांख्य सांख्यकारिका, योग सूत्र, यवन जातक और विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो इसका करेक्ट आंसर है यवन जातक, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। द रूट्स ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कैन बी ट्रेस्ड टू शुल्ब सूत्र, आर्यभट्टीय, खंडखाद्य और ये बृहद संहिता। तो इसमें पूछ रहा है कि जो इंडियन मैथमेटिक्स है उसकी रूट्स, यानी कि उसकी रूट्स हमको कहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है शुल्ब सूत्र। इसमें अगर आप देखेंगे शुल्ब सूत्र में, तो यज्ञ वेदी जो होती थी, फायर अल्टार्स, उनका पूरा किस तरीके से बनाया जाता था कि उसके बारे में भी इसमें चर्चा है। और ये पाइथागोरस, उसका भी उसमें जिक्र है। तो जो शुल्ब सूत्र है उसमें इंडियन मैथमेटिक्स के हमको रूट्स पता चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। According to Arthashastra, how many superintendents अध्यक्ष were appointed by the state? यानी अर्थशास्त्र में के अकॉर्डिंग, जो कि कौटिल्य की रचना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो उसमें जो सुप्रीडेंट्स यानी अध्यक्ष होते थे, जो स्टेट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते थे, उनका क्या नंबर था, कितने अपॉइंटेड अध्यक्ष की उसमें चर्चा की गई है, डिस्कस किया गया है। तो आंसर इज 27। अगर आप देख, कभी कभी जो अध्यक्ष उसमें दिए गए हैं आप उनको याद कर लीजिएगा कि किसका क्या कहाँ होता था। तो कभी कभी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे एक आता है टर्म पन्य अध्यक्ष, कुछ हम बता देते हैं आपको। पन्य अध्यक्ष जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड होते थे, व्यापार और वाणिज्य। लिख तो नहीं पाएंगे सारा, इसमें आपको दिखेगा नहीं। बाकी बताते, जैसे पोतवाध्यक्ष होते थे, माप तोल से रिलेटेड होते थे, शुल्काध्यक्ष होते थे, शुंगी वसूली से, ऐसे कितने होते थे? 27, यानी कि तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इसमें इसका वर्णन हमको अर्थशास्त्र में मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। Identify correct statements with reference to Sonoli symmetry. So A. MS was excavating Sonoli. B. Sonoli is located at Bagpat, Uttar Pradesh. C. The discoveries at Sonoli are tentatively dated 2200 century 2200 to 1800 BCE. D. The goods of symmetry comprises copper objects, goods, gold ornaments, glass, etc. तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो सोनौली इज लोकेटेड इन बागपत, उत्तर प्रदेश, ये सही है। जो डिस्कवरीज हुई है सोनौली पे, उनकी डेट भी ये भी करेक्ट है, इसके अराउंड है। द गुड्स ऑफ सिमेट्री कंप्राइज कॉपर ऑब्जेक्ट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ग्लास एक्सेट्रा। इवन दिस इज करेक्ट, ये सब हमको वहां से मिला। बट एमएस वर्स ने सोनौली को एक्सकेवेट किया है, ये सही नहीं है। वो डॉक्टर संजय, अगर आप देखेंगे डॉक्टर
संजय कुमार मंजूर, इनका नाम इससे रिलेटेड है। एक्सकेवेटेड क्या है, एक्सकेवेट क्या है इसे, तो ये इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सी डी यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राज तरंगिणी। राज तरंगिणी किसकी रचना है, कलहन लिखा भी है यहाँ, कलहन की, कलहन जो कश्मीर की हिस्ट्री पे बहुत बड़ा मतलब एक सोर्स है हमारे लिए। तो ए, कलहन हैज मेंशन्ड अबाउट 3 वुमेन रूलर्स इन राज तरंगिणी। B, Didda was ruler of Yashkar dynasty. C, Didda was ruler of Konad dynasty. और D, Narvahan aided Queen Didda in her rise to power. अब देखेंगे तो अगेन कॉन्ट्रोडिक्टरी दो स्टेटमेंट हैं, तो आप समझ ही जाएंगे कि इनमें से ये एक सही या गलत होगा। बाकी मतलब दो, कलहन ने, या वैसे ही सही है, कलहन हैज मेंशन्ड 3 वुमेन्स इन राजतरंगिणी। नरवाहन एडेड क्वीन दिद्दा इन हर राइज टू पावर। नरवाहन उनके मंत्री थे जिन्होंने उनको एक तरीके से उनकी सहायता की थी पावर में आने के लिए। तो दिद्दा बिलोंग टू यशकर डायनेस्टी, तो दिद्दा वाज अ रूलर ऑफ यशकर डायनेस्टी। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दिद्दा वाज अ रूलर ऑफ कोना डायनेस्टी इनकरेक्ट है, दिद्दा वाज अ रूलर ऑफ यशकर डायनेस्टी। तो ए बी डी, दैट मींस ए बी डी यानी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अगेन अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। Identify the correct statement regarding iron pillar Mehroli. The pillar has Sanskrit inscription. The pillar is made of pure wrought iron. It is surmounted by inverted lotus emblem. The pillar is 7.85 meters tall. तो the pillar has a Sanskrit inscription, correct, ऐसा है, संस्कृत में लेख लिखा हुआ है। द पिलर इज मेड ऑफ प्योर रोट आयरन, ये भी सही है। अगर आप देखेंगे तो जो मेहरौली का आयरन पिलर है वो किस लिए जाना जाता है कि वो उस पर मतलब जंग नहीं लगा है, उसके जो मतलब एंटी कोरोजन जो उसका प्रॉपर्टी है, जिसको जो हमारे मतलब साइंटिस्ट वगैरह वो खोज करते हैं कि ऐसा कहीं इतने टाइम पहले भी हम लोगों के पास इतना बेहतर टेक्नोलॉजी था कि आज तक उस पिलर पे मतलब अब तो थोड़ा कुछ क्योंकि क्लाइमेट चेंज वगैरह अब तो थोड़ा कुछ, लेकिन अभी तक उस पर कोई जंग के कोई वो नहीं थे, तो इसलिए वो जाना जाता है मेहरौली का पिलर। तो सी, इट इज सरमाउंटेड बाय इन्वर्टेड लोटस एम्बलम। सो वेट wait a minute. So third is it is surmounted by inverted lotus emblem. तो ये करेक्ट है, ऐसा है। द पिलर इज 7.85 मीटर टोल, ये गलत है, तो मतलब हमारा ए बी सी करेक्ट है। दैट मीन्स द ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, identify the correct statement regarding Ajanta caves. Identify the correct statement regarding Ajanta caves. A, Ajanta caves located in Sahyadri hills. B, 23 caves belongs to Vakatak period. C, there are no chaityas at Ajanta. D, the Ajanta caves are situated near Vagora river. So अगर हम देखेंगे तो अजंता केव्स लोकेटेड इन सैयदरी हिल्स, ये करेक्ट है। अगर आप 2025 देखिए, अब बार बार मैं कह रही हूँ कि 2025 2020 पेपर पैटर्न मतलब क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है। तो अजंता केव्स में अगर आप टोटल क्वेश्चन सिमिलर भी नहीं है, तो जो वो टॉपिक्स उधर दिए गए हैं मतलब वहाँ क्वेश्चन बने हैं 2024 में अजंता केव्स से, देखिए अब बन रहा है, तो 2025 में भी अजंता केव्स से क्वेश्चन बना है। और स्टेटमेंट बेस्ड ही वो एक क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी ये सिमिलर अजंता केव्स से क्वेश्चन बना है, और उसमें क्वेश्चन था कि वो किस रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, वगौरा रिवर। तो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। सो तो अजंता केव्स आर लोकेटेड इन द सैयदरी हिल्स, करेक्ट। 23 केव्स बिलोंग्स टू वकाटक पीरियड, इवन दिस इज करेक्ट। देयर आर नो चैत्यज एट अजंता, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, वहाँ चैत्यज हैं। द अजंता केव्स आर सिचुएटेड नियर वगोरा रिवर, इवन दिस इज करेक्ट। ए बी डी। सो
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 36. By the middle of 10th century, the landed magnates emerged in Kaveri Delta and outside in a big way. Which one of the following was not a title board by them? तो इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं क्वेश्चन को. ये जो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लगेंगे, आई विल आल्सो एक्सप्लेन देम इन हिंदी. ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश क्योंकि दोनों मीडियम्स में है, तो आप अगर वैसे आप देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई टिपिकल मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ पाएंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी साथ में. 10वीं शताब्दी के मध्य तक कावेरी डेल्टा और उसके बाहर बड़े पैमाने पर भूस्वामियों का उदय हुआ. निम्नलिखित में से कौन सी उसके द्वारा धारण की गई उपाधि नहीं थी? तो अब ऑप्शन सब देख लेते हैं. उदयन, वेलम, अजनपति, अरयन. सो अगर हम देखेंगे तो उदयन द टाइटल वाज बोर्ड बाय देम, ये भी टाइटल लेते. वेलम भी उनका टाइटल था, अरयन भी उनका टाइटल था. बट अजनपति ऐसा कोई टाइटल उन्होंने नहीं बोर किया था, मतलब नहीं लिए थे वो. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, अजनपति. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 37. In how many caves at Ajanta painting survive today? अजंता आप जानते हैं महाराष्ट्र में केव्स हैं. देखिए मैं बोल रही थी कि कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अब अगर आप PYQ सॉल्व करेंगे तो PYQ सॉल्व करने का यही एक फायदा है, बहुत जबकि बहुत बड़ा फायदा है कि अगर आप PYQ देखते हैं तो आपको पता चल जाए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा उठा रहे हैं, क्या इन टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही है. तो इसलिए PYQ सॉल्व करना जरूरी है, तो आप इस चीज पे ध्यान दें. तो जैसे अजंता से फिर एक क्वेश्चन है. इन हाउ मेनी केव्स एट अजंता पेंटिंग सर्वाइव टुडे, यानी जो अजंता में केव्स हैं उनमें कितनी केव्स में से कितनी केव्स हैं इनकी पेंटिंग आज तक सर्वाइव की हैं? तो द आंसर इज सॉरी, तो ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन 9, 26, 17 एंड 6. तो करेक्ट आंसर इज 6, यानी 6 ऐसी केव्स हैं जहाँ अभी भी सर्वाइव मतलब पेंटिंग्स हमको एक्सरसाइज उसमें मिल जाती हैं. तो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट पे मूव करेंगे. During the age of Buddha, which of the following was non-monarchical महाजनपद? महाजनपद से भी क्वेश्चन बनता है, तो आप और कुछ नहीं तो महाजनपद और वहाँ की कितने महाजनपद, 16 जो महाजनपद हैं उनकी कैपिटल्स क्या क्या हैं. और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से एरियाज हैं, जैसे कि कभी कभी पूछ लेते साउथ मोस्ट कौन सा महाजनपद था जो साउथ में था, या ईस्टर्न मोस्ट. ये सब ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप जब भी देखें तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा. और 2025 का जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करवाए थे उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन तो जो मुझे याद है, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैपिटल और महाजनपद से सीधे 2 मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन थे. तो इसमें पूछा है कि बुद्धा के एज में कौन से नॉन मोनार्कियल मतलब रिपब्लिक, यानी जो गणतंत्र सॉरी मैं वो वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, रिपब्लिक. तो जो तो कौन से मतलब कौन सा इनमें से वो है जो नॉन मोनार्कियल एक महाजनपद था? तो कौशल, वत्स, अवंती और विजी या वज्जी, विजीज या वज्जीज. तो करेक्ट आंसर इज वज्जी. 2 जो है हमारे नॉन मोनार्कियल या रिपब्लिक महाजनपद है, तो ये वज्जी हो गया एंड द अदर वन इज मल, इसकी कैपिटल कुशावती है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, वज्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Excavation at Atranji Kheda, Eta have been carried out on the bank of river. तो पूछा है कि जो अतरंजी खेड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ईटा उत्तर प्रदेश, have been carried out on the banks of river. Options the गंगा, यमुना, काली, चंबल. तो द करेक्ट आंसर इज काली, यानी कहाँ पे हमको किसके अराउंड है, रिवर काली के अराउंड में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to which Jain book Bimbisar visited Mahavira along with retinue of wives, relatives and servants and became a devoted follower? इसको हिंदी में भी देख लेते हैं क्वेश्चन को. किस जैन पुस्तक के अनुसार बिंबिसार पत्नियों, रिश्तेदारों और सेवकों के साथ महावीर के पास गए और एक समर्पित अन्याय बन गए? ऑप्शंस देखते हैं.
उत्तराध्ययन सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन और हरिवंश पुराण। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। यानी उत्तराध्ययन सूत्र में इस बात का जिक्र है कि बिंबिसार ने महावीर को विजिट किया था पूरे अपने रिलेटिव्स, वाइफ्स और सर्वेंट्स के साथ, और वो उनके डिवोटी बन गए थे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, उत्तराध्ययन सूत्र। Now let's move to the next question. Question number 41. According to Aurora version of Ashok's minor rock edict 1, how many years has elapsed between the death of the Buddha and the issuing edict? अब एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि अशोका के जितने भी एडिक्ट्स हैं, मेजर माइनर एंड ऑल दैट इंस्क्रिप्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, और तो आप उन पे भी जरा ध्यान दीजिए। तो अब लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये। अकॉर्डिंग टू अरोरा वर्जन ऑफ अशोका माइनर एडिक्ट 1, हाउ मेनी इयर्स लास्ट बिटवीन डेथ ऑफ बुद्धा एंड द इशूइंग ऑफ एडिक्ट, यानी कि बुद्धा की मृत्यु और जब वो उन्होंने ये एडिक्ट इशू किया था उसके बीच में कितने वर्षों का अंतर था। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 256 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Next question number 42. Which of the following Upanishads are among the earliest ones? Was Brihadaranyaka and Chandogya. Second, Kena and Taittiriya. Third, Mundak and Kena. Fourth, Shweta and Mundaka. सो इनमें से पूछ रहा है कि इन उपनिषद में जो भी नेम किए गए नीचे, इनमें से सबसे पहला या सबसे पुराना कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, बृहदारण्यक एंड छांदोग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43. Most of the mature Harappan brick sites have an identical ratio of thickness, width, length. This ratio was 1:2:4, 1:2:6, 1:1:4, या 2:2:10. So the correct answer is option number 1, 1:2:4. Next question की तरफ move करेंगे। Who was the first archaeologist to identify similarities between a pre-Harappan culture and the mature Harappan culture? Options are E.J.H. Mackay, D.R. Sahani, Amlananda Ghosh, Mortimer Wheeler. So the correct answer is Amlananda Ghosh. अगर आप देखेंगे तो कभी कभी पूछ लेता है, जैसे एक्सकेवेशन का एक हम क्वेश्चन देखे थे तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिएगा मतलब आप किस साइट को किसने एक्सकेवेट किया है, कब किया है, डेट उसका, ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये याद कर लेंगे देन दैट वुड बी हेल्पफुल। तो आप ये भी याद कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि पहले आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने सिमिलरिटीज एक तरीके से बताई थी प्री हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर, तो वो कौन थे, अमलानंदा घोष। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Which of the following sites has given fascinating evidence of an upper Paleolithic shrine dated 9000 to 8000 BCE? यानी इनमें से कौन सी वो साइट है जहां से हमको एविडेंस मिलते हैं अपर पैलेलिथिक श्रीन, जो कि किस डेट के अराउंड है, 9000 से 8000 BCE। तो ऑप्शंस आर भीमबेटका MP, लोहांदा बेलल वैली, बागोर MP, पटने महाराष्ट्र। The correct answer is option number 3, बागोर MP। यानी कि यहाँ से हमको एक अपर पैलेलिथिक श्रेन के एविडेंस मिलते हैं। Now next question, number 46, मैचिंग से क्वेश्चन है। The Indo-Greeks early history of Deccan, the rise of, again books हैं और फिर उधर उनके authors हैं। तो the Indo-Greeks early history of Deccan, the rise and fall of Kushan Empire, the agrarian system in ancient India, A.K. B.N. Mukherjee, G. Yazdani और UN घोषाल। तो अगर हम देखेंगे the Indo-Greeks
तो ये A.K. नारायण का ही बुक है, A.K. नारायण। अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन, ये जी याजदानी का बुक है। द राइज एंड फॉल ऑफ कुशान एम्पायर, ये B.N. मुखर्जी का बुक है। और द एग्रेरियन सिस्टम इन एंशियंट इंडिया, ये UN घोषाल का बुक है। सो अगर हम देखेंगे तो द करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। गुप्तास, मुखारिज, पुष्यभूतिस, मैत्रक, वल्लभी, कनौज, मगध, थानेश्वर। तो देखेंगे ये डायनेस्टीज हैं और उनका जो रूल या अराउंड किस जगह पे रूल है, उनके कैपिटल्स। अगर आप सत्यपाल सर हम जब भी पढ़ाते हैं तो वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करने के कहते हैं, तो इसलिए हाँ हम कहेंगे कि आप जब भी क्लासेस CUET PG क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप कर सकते हैं तो। और मैं कहूँगी करना चाहिए, क्योंकि सर ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स मतलब टॉपिक्स बताते हैं जहाँ से वो बताते हैं कि हमको यहीं से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और हर बार क्वेश्चन वहाँ से उठते ही हैं। तो सर हमेशा बताते हैं कि कैपिटल्स और आप डायनेस्टीज भी याद कीजिए। तो ऐसे ही देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो गुप्ताज, मुखारीज, पुष्यभूतिज, मैत्रक्स। तो अब इनके हम कैपिटल्स देखेंगे। तो गुप्ता के अगर हम कैपिटल देखें तो गुप्ताज कहाँ से रिलेटेड थे? एक मिनट, एक सेकंड रुकिएगा। वेट, गुप्ताज मगध से रिलेटेड है। मुखारीज कन्नौज से। पुष्यभूतिज थानेश्वर से, जो एक जहाँ के एक इम्पोर्टेंट रूलर हर्षवर्धन। इनका पहला कैपिटल सीट था वर्धन डायनेस्टी का, बाद में उन्होंने कैपिटल कन्नौज का बनाया था। मैत्रकास, वल्लभी, ये एक अगर आप देखेंगे मैत्रकास, ये मुखारीज, तो ये पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज है, पुष्यभूति भी इनफैक्ट। सो ये हमारा ऑप्शन थ्री सेकंड, यानी गुप्ता का मगध सेकंड, मुखारी कन्नौज, पुष्यभूति स्थानेश्वर फोर्थ, और ये मैत्रकास वल्लभी, यानी कि 3-2-4-1, यानी कि आप सीधे देखें यहाँ से पता चला 3-2-4-1, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। According to Megasthenes, Patliputra was bounded by deep ditch and wooden wall crowned with 570 towers and had dash gates. ये Megasthenes जिनका बुक है इंडिका। तो उनकी अकॉर्डिंग पाटलिपुत्रा को किससे डीप डिच यानी गहरे गड्ढों से और एक वुडन वॉल से कवर किया गया था। तो उसमें कितने दरवाजे थे? हाउ मेनी गेट्स वर देयर? सो 64, 16, 32 या 120? So the correct answer is 64, and option number 1 is correct. Next question number 49. During which period coins made of metals appeared first? यानी कि किस समय में, किस काल में जो मेटल से बने हुए कॉइन थे वो पहली बार हमको प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शंस आर गुप्ता पीरियड, बुद्धा पीरियड, मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बुद्धा पीरियड। नेक्स्ट मूव करेंगे। Which of the following cities is called Vanyagama in Prakrit text and means a settlement of merchants? यानी कि इनमें से जो ये सिटीज हैं, ऑप्शंस आर सदलपुत्ता एट वैशाली, चंपा नियर भागलपुर, श्रावस्ती और राजगीर। तो इनमें से कौन सी सिटी को वन्यगाम बोला करते थे प्राकृत टेक्स्ट में, जिसका मतलब क्या था? अ सेटलमेंट ऑफ मर्चेंट्स, यानी कि एक मर्चेंट्स का सेटलमेंट जहाँ मर्चेंट्स लोग रहते थे। तो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शंस क्या थे? सदलपुर एट वैशाली, चंपा नियर भागलपुर, श्रावस्ती या राजगीर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, चंपा नियर भागलपुर।
Next question. Champa was the Ang capital. 16 Mahachanpa. Next question. Which Nanda rulers claim to be Ekrat, the sole sovereign? तो ये पूछा कि किस नंदा रूलर ने अपने आप को एकराट घोषित किया था. तो ऑप्शन आर महापद्म, पांडुका, राष्ट्रपाला और या उग्रसेन. सो द करेक्ट आंसर इज महापद्म. महापद्म ने खुद को एकराट घोषित किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर. The various Birudas eulogistic titles were adopted by Pallava kings. Which of the following was not one of the Birudas adopted by them? The एक बार इस क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लेते हैं. Wait. तो पल्लव राजाओं के द्वारा विभिन्न बिरुदों प्रशंसात्मक उपाधियों को धारण किया गया. निम्नलिखित में से कौन सा उनके द्वारा अपनाए गए बिरुदों में से नहीं था? The options are, wait, क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा. विचित्र चित्त, महामल, अरसु या ज्ञान सागर. सो द आंसर इज अरसु. ऑप्शन नंबर 3. यानी कि उन्होंने ये सारे टाइटल विचित्र चित्र, महामल और ज्ञान सागर, ये सब टाइटल्स दिए थे एक्सेप्ट अरसु. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अरसु. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. द किंग ऑफ चंपा वाज अ शैव and the official language of Champa was Champa. तो ये कह रहा है कि जो किंग था चंपा जो महाजनपद सॉरी कैपिटल है अंकी महाजनपद, तो वो एक शैव था और वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था उस जगह का. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, संस्कृत. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. अब एक मैचिंग से क्वेश्चन है. The dancing girl terracotta plow in Harappa culture, the horse remain and reported from here. In Harappa culture, the horse remains are reported from here. The plowed field are found at. अभी कुछ remains हैं या जो कुछ remains archaeological remains मिले हैं और फिर वो sites कहाँ से मिले हैं, जैसे सुरकोटदा, कालीबंगा, मोहनजोदारो, बनावली. ये हड़प्पा से रिलेटेड हमारी क्वेश्चन है. तो द डांसिंग गर्ल ए, सो कहाँ से मिला है हमको? मोहनजोदारो से. टेराकोटा प्ले, ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है इस पे. एक सिंगल क्वेश्चन मतलब इन पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बन जाता है. ये क्वेश्चन ऐसे तो बनावली. इन हड़प्पन कल्चर द हॉर्स रिमेन्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम सुरकोटदा. द प्लॉट fields are found at कालीबंगा. तो द थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड. देखिए तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. 55. अगेन एक मैजिक का क्वेश्चन है. भोक्ता, अयुक्त, द्रोण और एक चेट्टी. तो इधर एक तरफ वर्ड्स है, दूसरे व्यक्ति से उनको कैसे डिफाइन या कैसे समझते थे जो एंशिएंट में वर्ड्स यूज होते थे. अ मेजर ऑफ ग्रेन, वन हु एंजॉयज, ऑफिशियल डेजिग्नेशन या मर्चेंट. सो द ए यानी भोक्ता यानी जो एंजॉय करता है, वन हु एंजॉय, वो बहुत मतलब लिटरल इसका एक तरीके से मीनिंग है भोक्ता, भोग. अयुक्त ऑफिशियल डेजिग्नेशन. द्रोण a measurement of grain. और चेट्टी मर्चेंट. सो अगर हम इसको देखेंगे तो सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, 1, 4, सेकंड, थर्ड, 1, 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. 56 क्वेश्चन नंबर. अगेन मैचिंग से क्वेश्चन है. नाट्यशास्त्र, मालती माधव, मुद्रा रक्षक, शिशुपाल वध. बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं, आप देख भी रहे हैं. तो नाट्यशास्त्र, मालती माधव, मुद्रा रक्षक और शिशुपाल वध. इधर दूसरे ऑथर्स है भावभूति, विशाख दत्त, भरत और माघ. तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि की एक रचना है. मालती माधव
भावभूति, मुद्राशक, विशाखदत्त, और ये शिशुपालवत माघ, यानी कि थर्ड फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Not very far from Srinagar, on the second terrace of Jhelum, at least two Neolithic sites are known. These are Martand and, तो श्रीनगर से ज़्यादा दूर नहीं, एक झेलम के इस पे दो न्यूलिथिक साइट्स हमको पता है, तो उनमें से एक का क्या नाम होता है, मार्तन, एंड द अदर वन इज, ऑप्शंस आर किली गुल मोहम्मद, मेहरगढ़, बुरजहोम या दम सादत। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, बुरजहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, द मिडल संगम और नादुक कंकम has its seat in Ten Madurai, Kapadpuram, Rameshwaram या Madurai. So the answer is second, Kapadpuram. Option number second is correct. Next question. While Gandhara drew its subject matter from earlier Buddhist scripture, its technique and skill were drawn from. तो एक बार इस क्वेश्चन को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। गांधार कला ने अपने विषय को पहले के बौद्ध मूर्तियों से लिया था, जबकि इसकी तकनीक और कौशल किन में से लिए गए, जिनमें से किस कला से लिए गए? ऑप्शंस आर मॉडर्न आर्ट, इजिप्शियन आर्ट, ग्रीक आर्ट एंड पार्थियन आर्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रीक आर्ट। गांधार आर्ट हैज ड्रॉन इज सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि एक मिक्सचर है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sculpture of post-modern period is predominantly in character Buddhist, Brahminical, Jain and Greek. तो अगर आप पीरियड से देखेंगे तो इस पीरियड में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में किसका ज़्यादा इफेक्ट है, तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा। तो बुद्धिस्ट यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो क्योंकि जो पीरियड पे वही इफेक्ट है, तो स्कल्पचर, ड्राइंग, पेंटिंग जो भी आपको दिखेगा उसमें वो एक तरीके से वही एक तरीके से मतलब दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उन्हीं से पता चलता है हमको। तो पोस्ट मॉडर्न स्कल्पचर में एक बुद्धिस्ट कैरेक्टर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मैचिंग से क्वेश्चन है, द क्वेश्चन नंबर इज 61। वेट, लेट मी सी, आप देख पा रहे हैं नहीं, आपको ऑप्शन A. Founding of Indian Museum, Calcutta. H.H. Cole appointed curator of ancient monuments. John Marshall publishes the Conservation Manual. Establishment of Government Museum, Madras. तो ऑप्शंस हैं इसमें लिस्ट। सेकंड अगर देखेंगे 1880, 1923, 1814, यानी कि जो भी चीज़ें हैं किस टाइम पीरियड से मतलब रिलेटेड है उनको बताना है। तो अगर हम देखेंगे तो फाउंडिंग ऑफ इंडियन म्यूजियम कल्चर, सॉरी इंडियन म्यूजियम कलकत्ता 1814. H.H. Cole appointed curator of ancient monument 1880. John Marshall publishes the Conservation Manual 1923. Establishment of Government Museum Madras 1851. So the correct answer is 3, 1, 2 or 4. Means 3, 1, 3, 1, 3, 1. Option number second is correct, 3, 1, 2, 4. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Identify the correct statement with regard to South Indian kingdoms. The Principality of Chola was located in Krishna Valley. The early kingdoms of Tamilkam emerged in rice-growing areas. Urayur was capital of Cholas. The kingdoms of Pandyas was located in the valley of Tamraparni and Vaigai. जिसमें देख रहे हैं आपको कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो अगर हम देखें तो प्रिंसिपैलिटी ऑफ चोला वाज लोकेटेड इन कृष्णा वैली, इट इज नॉट करेक्ट, सो ये गलत है।
The early kingdom of Tamilkam emerges Raiscoringeria. ये correct है. Raiscoringeria से वो. Uraiyur was the capital of Cholas. Even this is correct. And the kingdom of Pandyas was located in valley of Tamraparni in Vegai. तो ये भी सही है, यानी कि B, C, D and are correct. So the correct answer is option number 3. Next question की तरफ हम करेंगे. Chronological question. A. Ajashatru's rule in Magad, Bimbisar rule in Magad, Chandragupta rule in Mauryan Empire, उदयन reign in Magad. तो आप ये तो बहुत सिंपल है, मतलब अगर आपको रूलर्स का भी थोड़ा कुछ अंदाजा होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे. तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे बिम्बिसार का रूल है, बिम्बिसार रूल इन मगध, सेकंड अजातशत्रु रूल इन मगध, देन फिर गुप्ता उदयन इन मगध 3 and the Chandragupta rule in Mauryan. So these are B, A, D, C. नहीं B, A, D, C. देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, B, A, D, C. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. Identify the correct statement about Satvahans. The Satvahans are considered to be the same as Andhras mentioned in Purana. The name Andhra does not figure in Satvahan inscription. The earliest inscription of Satvahan late to 3rd century BC. Over 8,000 silver coins of Nahapan found near Nasik bear the mark of having been struck by Satvahan kings. तो अगर हम देखें इसमें कौन कौन सा था, तो अगर हम देखें द सतवाहन्स आर कंसिडर टू बी सेम एज आंध्रास मेंशन्ड इन पुराण. तो हाँ, सतवाहन्स को आंध्रा से एक तरीके से उनकी सिमिलरी वही माना जाता है, सतवाहना आंध्रा, क्योंकि वो आंध्रा से बिलोंग करते थे, उसी रीजन से. तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है. द नेम आंध्रा डज नॉट फिगर इन सतपाना इंस्क्रिप्शन, जबकि जो उनकी इंस्क्रिप्शन है उनमें ऐसा हमको कुछ नहीं मिलता है. तो द नेम ऑफ आंध्रा डज नॉट फिगर, तो ये भी करेक्ट है. द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ सातवाहन रिलेट टू 3rd century BC, ये गलत है. ओवर 8,000 ऐसा, ये सही है, नेपाल के जो कॉइन्स थे उनको एक तरीके से दोबारा मार्क किया गया है सातवाहन से. तो A, B, D आर करेक्ट. A, B, D, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. 65 ऑलमोस्ट, अराउंड 10 क्वेश्चन रह गए. इसके अलावा identify correct statements about the reign of Chandragupta II. He married his daughter Pravati to Vakatak prince of Brahman caste. He adopted the title of Vikramaditya as mark of victory over Kshatrap of Western India. During his reign, Chinese pilgrim Singh visited India. Ujjain seemed to have been made the second capital by Chandragupta II. So हमको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो अगर हम देखें तो he married his daughter Pravati to Vakatak king of Brahman caste, ये करेक्ट है. ऐसा था, उन्होंने अपनी जो बेटी थी प्रभाती को एक वकाटक प्रिंस से उनका शादी हुआ था. He adopted the title of विक्रमादित्य. तो हम देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उन्होंने लिया था एक टाइटल, तो इवन ये भी करेक्ट है. ड्यूरिंग द चाइनीज पिलग्रिम, ये गलत है, उस टाइम पर नहीं आए थे. Ujjain seem to have been made the second capital by Chandragupta II. Even this is correct. Wait, let me. Yeah. So A, B, D are correct. A, B, D means option 1 is correct. Next question की तरफ मूव करेंगे. Question number 66. What is true about Kushan? The Kushan used high-sounding titles such as Devputra, religious donation by people for well-being of the kings, institution of Devkuls, which involved the housing of statues of dead rulers, and only Buddhism and Jainism thrived under Kushan in North India. So अगर हम देखेंगे तो ये सही है कि कुशाना ऐसे टाइटल्स लेते थे, देवपुत्रास. Religion donation by people for well-being of king, even this is correct. Institution of Devkul, आपको अगर आप
नोटिस तो एक हमको एक मिलता भी है ऐसा इंस्क्रिप्शन जहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ देवकुल्स विच इन्वॉल्व द हाउसिंग ऑफ स्टैच्यू ऑफ डेड रूलर्स, ये भी सही है, जबकि ओनली बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट थ्राइव इन द कुशान, तो ये गलत है। अगर आप टाइटल से भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदूज भी थ्राइव कर रहा था, तो दिस इज नॉट करेक्ट। मतलब ऐसा कुछ नहीं, वो हिंदुज्म के बहुत बड़े एक तरीके से वो थे, तो ये करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ए बी सी आर करेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 number question, again a matching question, pasture grounds, mines, countryside, irrigation, तो pasture grounds are what? Braja, fourth, mines, खान, ये तो आप लिटरली भी समझ पा रहे होंगे, एंड कंट्री साइड यानी राष्ट्र, इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी सेतु। कंट्री साइड मतलब ऑलमोस्ट इजी है क्वेश्चन, आप मतलब नेम साउंडिंग नेम्स उतना पता चल रहा है। तो पास्टर ग्राउंड्स ब्रज, माइंस खान, कंट्री साइड राष्ट्र, इरिगेशन प्रोजेक्ट सेतु, मीन्स फोर्थ वन सेकेंड एंड थर्ड, सो फोर्थ वन ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Which one of the following was called Swarndeep by ancient Indians? यानी कि स्वर्णद्वीप किस जगह को कहा जाता था? अगर आप क्वेश्चन मतलब देखेंगे क्वेश्चन पेपर PYQ 2025 का, तो वो हमें डिस्कस की हो, मतलब वहाँ खैर यहाँ पे इतना वो नहीं कॉन्साइड नहीं कर रहा है ऑप्शंस, खैर आप देख लीजिए पहले इस क्वेश्चन को। जावा, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इनमें से किसको स्वर्णद्वीप के नाम से जाना जाता था? तो इट इज जावा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो एंशियंट इंडिया में स्वर्णद्वीप के नाम से जावा, कुछ और नाम भी आते हैं, वो खैर आप उन्हें अभी कंफ्यूजन के रहने दीजिए, कंफ्यूज रहेंगे। बाकी सुमात्रा, इवन दैट वाज आ नेम, बट वहाँ पर भी यूजीसी ने जावा ही करेक्ट माना है, इवन हियर, यानी ये भी आप देख सकते हैं। तो जावा इज मोर रिलेटेड टू द टर्म स्वर्णद्वीप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, which of the following speaks at length about plowing rituals in later Vedic period? यानी कि इनमें से कौन सा किसमें लेटर वैदिक पीरियड में प्लॉइंग रिचुअल, यानी कि इस बारे में ज़्यादा पता चलता है, खेती या उससे रिलेटेड ज़्यादा पता चलता है। हम इसको एक बार हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में जुताई अनुष्ठानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन विस्तार से बताता है? तो ऑप्शंस आर सामवेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण। तो इसका करेक्ट आंसर है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण है किससे? प्लोइंग रिचुअल से रिलेटेड जिक्र है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Which of the following Vedic texts are replete with ritualistic formula and explain the social and religious meaning of rituals? यानी किस टेक्स्ट में रिचुअलिस्ट फॉर्मूला रिप्लीट रिचुअलिस्ट फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन करता है सोशल रिलीजियस मीनिंग्स को, रिचुअल्स के सोशल रिलीजियस मीनिंग को, कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो एक्सप्लेन करता है? तो ऑप्शन है अथर्ववेद, द ब्राह्मण्स, उपनिषद या आर्यंकास। तो इसमें करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्राह्मण्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मेनी टाइम्स द टर्म आर्या अकर्ड इन ऋग्वेद? तो ऋग्वेद में जो आर्या टर्म है, जो कहीं ना कहीं किसका क्या मतलब है? श्रेष्ठ, लिटरल मीनिंग अगर देखें तो वो कितनी बार यूज किया है? तो 36, 56, 76 या 16 टाइम्स। सो द करेक्ट आंसर इज 36। बहुत बार, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, द नंबर ऑफ टाइम्स की, कितने नंबर ऑफ टाइम्स किस वर्ड को यूज किया गया है, आर्य है, किसी नदी को कितनी बार किसका जिक्र हुआ है, या किसी शब्द को कितनी बार जिक्र किया है, या कौन सा शब्द पहली बार ऋग्वेद में हमको सुनने को मिलता। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिएगा। तो अगर वर्ड आर्य वर्ड की बात करें तो वो 36 टाइम्स ऋग्वेद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the propagation of Buddhism promoted India's contact with Southeast Asian countries. Short inscription in Brahmi script related to 2nd and 1st centuries BC have been found in. एक बार हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बौद्ध धर्म के प्रसार
ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संपर्क को बढ़ावा दिया। दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में से संबंधित ब्राह्मी लिपि में लघु अभिलेख यहाँ पाए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, चाइना या इंडोनेशिया। तो करेक्ट आंसर है श्रीलंका। अगर आप 2025 का क्वेश्चन देखेंगे तो समवट रिलेटेड क्वेश्चन उसमें भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द फिलोसफी ऑफ दैट द फिलोसफी दैट चारवाक प्रोपाउंडेड इज नोन एज। तो जो चारवाक ने जो फिलोसफी को मतलब प्रोपाउंड किया है वो कौन सी है? सांख्य, न्याय, योग्य या लोकायत? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, लोकायत। यानी चारवाक से कौन सी फिलोसफी रिलेटेड है? लोकायत। Next question is, Indian steel was exported to many countries from very early times and came to be called dash in later times। यानी जो इंडियन स्टील जो जिसका एक बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होता था तो वो पहले क्या कहलाता था और फिर बाद में वो क्या कहलाया? सॉरी फॉर दैट। मतलब जो इंडियन स्टील एक्सपोर्ट किया जाता था बहुत पहले से ही, उसको बाद में हम लोग कैसे किस नाम से जानने लगे। इट मीन्स दैट नॉट व्हाट आई वाज, मतलब जो मैं पहले कह रही थी वो नहीं। तो द ऑप्शंस आर फोर्ज स्टील, वुड्स आयरन, आया या पसंद धातु। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, वुड्स आयरन। यानी कि हम उसको इंडियन स्टील को हम क्या कहने लगे बाद में? वुड्स आयरन। So the correct answer is option number second. Last question. Wait, आपको दिख नहीं रहा होगा। The main body of text, the Charak Samhita, presents itself as containing knowledge received by Agnivesh from his teacher named भास्कर, अमोघवर्ष, ऐत्रेय, ब्रह्मगुप्त। एक बार इस क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लेते हैं। तो जो ग्रंथ है चरक संहिता, मुख्य भाग अग्निवेश द्वारा अपने एक शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान के रूप में है, जिनके नाम है। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, यानी अत्रेय। यानी अत्रेय नाम से जानते हैं उसको। तो आज का हमने 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। आई होप आपके इससे कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हुई होंगी और आप समझ पाए होंगे कि पेपर पैटर्न किस तरीके से है। अगर आप 2025 का पेपर और बाकी जो पेपर्स करवाए गए हैं तो आपके लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप उन्हें सॉल्व करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।